मेरा नाम यशेष मिश्रा है एंड आई एम फ्रॉम बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आई completed my primary education from my village only and from 6th to 12th I completed my inter from Jawahar Navodaya Vidyalaya Basti. I got selected in Jawahar Navodaya Vidyalaya in 6th class and while pursuing my graduation from University of Lucknow, namely BSc Honours, I got selected in Indian Navy and more than 15 years I served in Indian Navy and I chose the submarine cadre, submarine जो पानी के अंदर चलता है वो वाला, and I was chief of weapon department on board Shishumar class and Calvary class of submarines. I worked abroad also, more than 17 countries, European countries, and I performed multiple combat operations at national and international level. I was intended to prepare for UPSC. I tried UPSC in 2018, and because of posting at frontline submarine, the preparation was dropped. Thereafter, once I got posted in Naval NCC Lucknow, I again started preparing. 2023 में मेरा first attempt for UPSC and I cracked prelims, appeared for the mains, but mains में GS पेपर 6 में एक पेपर में नंबर काफ़ी ख़राब थे, उसके वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया. And 2024 was the second attempt and I got the post of executive magistrate, namely नायब तहसीलदार. And बस मेरा छोटा सा इतना ही परिचय है. ध्येय IAS में अनुराग सर हैं. अनुराग सर से मैं ध्येय IAS से भी पहले जुड़ा हूँ. जब मैं 2023 में प्रिपरेशन कर रहा था तो सर लाइब्रेरी में थे, तो उस लाइब्रेरी में मैं जाया करता था और सर ने हिंदी में बहुत गाइड किया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट रहा हूँ और मैं नेवी में था, तो जितने भी करस्पॉन्डेंस, बोलना चालना लिखना सब कुछ इंग्लिश में होता था, तो हिंदी मेरी काफ़ी वीक हो चुकी थी. ऑल्दो हिंदी लिटरेचर से मेरा काफ़ी लगाव रहा है, तो सर ने हिंदी में काफ़ी मुझे गाइड किया था और 2023 में मेरे 98 मार्क्स थे हिंदी में, इनके गाइडेंस की वजह से, क्योंकि मुझे हिंदी कुछ पता नहीं, ये बताते थे कैसे लिखना क्या करना है. इसके बाद ध्येय में मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ. जैसे 2023 का मैंने एक कैप्सूल कोर्स ज्वाइन किया था लास्ट में, क्योंकि 4-5 महीने ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर पाया था, तो इतना टाइम था नहीं कि जल्दी जल्दी सब कर लें. तो यहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चल रहा था 1 महीने का, उसमें जल्दी जल्दी सब निपटा देते थे, करंट अफेयर एंड ऑल, तो वो मैंने ज्वाइन किया था. इसके बाद 2024 का मैंने प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है और खूब सारे टेस्ट दिए मैंने, मॉक टेस्ट. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, है ना. मॉक टेस्ट से भागिए मत, चाहे आपके माइनस में नंबर आए, बिल्कुल सोचना नहीं है, चाहे माइनस में नंबर आए लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए. और अगर आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस का टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए. मैं यहाँ पे बैठ के मेंस के टेस्ट सीरीज दिया करता था, मेरी कॉपीज होंगी, मैं आपको दे दूँगा मेंस की. तो अब जैसे स्ट्रेटजी वगैरह की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है ना. जैसे मैं वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल, जैसे मैं जो जिस साइज का शर्ट पहन रहा हूँ वही आपको नहीं पहना सकता. आपके फीचर्स, आपकी एप्टीट्यूड, आपके एटीट्यूड, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है. जैसे मैं सुबह 9 बजे सो के उठता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी 9 बजे सो के उठो, मैं कहूँगा भाई सुबह 6 बजे उठ जाओ. मैं 2 से 4 घंटे पढ़ता हूँ, इनको पता है. लाइब्रेरी लाइब्रेरी में रील देखते हुए सबसे ज़्यादा वही पकड़ा जाता था, 20 रुपये देता था, तो सर बोलते थे मेरे चाय पानी का जुगाड़ भैया की कृपा से हो रहा है. तो मैं ऐसे ही था, मस्त रहता था, गाने वाने सुनता रहता, रील वील देखता रहता था. बट मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप भी यही करो, आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए. मेरा जो एवरेज है पढ़ाई का वो 2 से 4 घंटे ही है, इससे ज़्यादा नहीं है. ऐसे कोई 12 घंटे 14 घंटे जो अदर टॉपर्स बोलते हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग दैट और नॉट. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम जो सही सही बात है जो मैंने किया है वही आपको बताऊँगा. तो मेरा जो एवरेज है पढ़ाई का वो 2 से 4 घंटे ही है, इससे ज़्यादा नहीं है. मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है. और मेंस में मैंने यहाँ पे जो दिया था तो काफ़ी फैकल्टीज़ थे, जैसे देवाशीष सर थे, शायद वो भी ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, तो उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया था. तो मेंस में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था यहाँ से, ध्येय से. मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ से कंप्लीट करे थे. अच्छा आता था रैंक, यहाँ पे अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छा फीडबैक भी था. ऑल्दो रैंक उतना अच्छा आया नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता. शायरी सुनेंगे, सुनाओ. चलिए, एस्पिरेंट वाला आप सबने सुना होगा, वो शायरी पक्का सुना होगा. बशीर बद्र साहब का शेर है, यही फैजाबाद के रहने वाले हैं. उन्होंने लिखा है कि, मेरा नहीं है हाँ,
उन्होंने लिखा है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आप सबने ये सारी सुनी होगी पक्का, रील में कहीं ना कहीं। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये बशीर बंद साहब का शेर है। ये सारे एक्सपीरियंस को शूट करता है। सबकी स्टोरी यही है कि आपके पास रिसोर्सेस होंगे, आपके पास पैसे होंगे, पर टाइम नहीं होगा एंजॉय करने का। सभी मूवी देख रहे हैं, आप पढ़ाई करो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो। क्या है आपके हाथ में? क्या है? कुछ नहीं है। होने के लिए कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। पाने के लिए ही है, तो पाने की कोशिश करो। और होशियारी, होशियारी का मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क भी जरूरी है यहाँ पे, बट स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई प्राणी है तो है गधा। फिर भी वो गधा है। और जो दिमाग लगाता है वो आगे बढ़ता है। सड़क पे गड्ढा खोदने वाला सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसको कितने होते हैं? 500 रुपये। दिमाग लगाने वाला सीईओ बन गया ओला उबर का और पैसे कमा रहा है। तो हमेशा आपकी स्ट्रेटजी बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत अकुरेट होनी चाहिए और डूएबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि बना लिया और कर ही नहीं पा रहे हैं। 4 घंटे 5 घंटे का टारगेट रखिए, लेकिन उसको करिए, तो छोड़िए मत, लैप्स मत करिए कुछ भी। ठीक है। और आप कोई एकदम से फ्रेशर है क्या यहाँ पे, एकदम जिसको कुछ भी नहीं पता? आप हैं। और कोई है क्या? ओके। बाकी कोई ऐसा है कि जो प्री और मेंस में कभी अपीयर हुआ है? आपने प्री दिया है? मेंस लिखा है आपने? ओके, आपने प्री दिया है। ओके, ठीक है। तो जो सबको पता है स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या है, बुक्स के बारे में सबको जानकारी है ना? ये सब तो बताना नहीं होगा मुझे। बाकी आप यहाँ पढ़िए। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लास हुआ, आपका क्लास हो गया, इसके बाद जैसे क्लास होता तुरंत जाके आपको रिवाइज करना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अभी अभी सर ने पढ़ाया है, आप जाके तुरंत उसको रिवाइज करेंगे तो जो सुना हुआ चीज़ें वो आपके दिमाग दिमाग में कलेक्ट रहेगा, फीड रहेगा, है ना? लॉन्ग टाइम तक वो आप, हाँ, उसको सस्टेन कर पाएंगे, उस मैटर को, उस कंटेंट को आप। इसके बाद क्या करना है, हफ्ते में एक बार फिर आपको रिवाइज करना है उसी चीज़ को। ठीक है। और टेस्ट लगाते रहना है। कोई भी ऐप टेस्ट बुक वगैरह होता है, यहाँ पे कोई टेस्ट होता है, टेस्ट से कभी भागना नहीं है। टेस्ट से अगर आप भागे तो मतलब आप रेस से भाग रहे हैं। और रेस से कभी मत भागिए, चाहे आपके कितने भी खराब मार्क्स हैं। मार्क्स को छोड़ो, साइड कर दो। आज खराब मार्क्स आया, कल अच्छा आएगा। ठीक है, हमारा दिन बाद में आएगा, हम अभी बिगनर हैं, हम अभी सीख रहे हैं, हमारा भी टाइम आएगा। ये नहीं कि आपका बहुत नीचे रैंक आ रहा तो आप भाग गए टेस्ट से, बिल्कुल नहीं भागना है। ये सोचना है कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा भी दिन आएगा, मैं भी टॉप में जाऊँगा। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, अचानक से नहीं होती, टाइम लगता है, फेज वाइज फेज वाइज फेज वाइज धीरे धीरे होता है। ये यूपीएससी के बाद यूपीपीसीएस सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है पूरे भारत की। तो हल्के में नहीं लीजिए, लगातार लगे रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल डरना नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी जो भी हेल्प होगा आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। आई गॉन थ्रू घटना चक्र, बट इट्स वेरी वास्ट, इट्स वेरी वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता था घटना चक्र को, कि उसको जैसे 3 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ने के बाद उसमें जो याद नहीं हो रहा है, जैसे कुछ चीज़ें एकदम बहुत छोटी 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 फैक्ट्स होते हैं, वो आराम से याद आ जाते हैं। कुछ होते हैं कई बार पढ़ो नहीं याद आता है, और पढ़ने के बाद भी भूल जाता है। तो उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर रखा था, या उसी के पेज के आसपास ऊपर लिख लेता था। तो रिवीजन बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे एक दिन में हिस्ट्री पूरा घटना चक्र खत्म कर दिया, क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं। अब वही फैक्ट हैं जो हार्डकोर फैक्ट है, जो मेमोराइज नहीं होते, उसी को पढ़ लिया और हो गया। इस तरह से करते थे। रिवीजन तो आपको मल्टीपल टाइम करना ही पड़ेगा, सबको भूलता है, कोई यहाँ आइंस्टीन नहीं है, सबको भूलता है, ये नॉर्मल है। बस जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहते हैं, बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उनको याद रहता है और एग्जाम में कर ले जाते हैं। ठीक है। और मेंस के लिए तो आप नोट्स बना लीजिए अपने, सबसे अच्छा यही होगा। शॉर्ट नोट्स, बहुत छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए साइक्लोन के बारे में अगर मैं कहूँ कि साइक्लोन क्या होता है, तो साइक्लोन की डिफिनेशन, साइक्लोन के टाइप्स, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके डिफरेंसेस कहाँ कहाँ होता है, उसके कॉजेज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, वो सब छोटे 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 छोटे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए हमको 2 पेजेज मिलते हैं उसमें शॉर्ट आंसर जो होते हैं, और लॉन्ग में 3। तो बहुत आपके पास नॉलेज भी होगा तो आपके पास ना टाइम है लिखने के लिए, ना उतना स्पेस है। तो आप उतना ही लिख पाओगे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो वो उतना ही हमें रखना है। बहुत ज़्यादा
नॉलेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि बहुत सारा पढ़ लिया, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। फिर बहुत सारी बुक्स को हम जब रेफ़र करते हैं तो रिवीजन किसी का नहीं हो पाता है, और फिर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो रिकॉल होता नहीं है। राइटिंग स्किल धीरे धीरे होगा, जैसे अभी यहाँ पे कराते हैं राइटिंग, आंसर राइटिंग। ओके, यहाँ पे आंसर राइटिंग कराते हैं, तो आप लिखिए जो भी आपको समझ में आता है, और इसके बाद वो फीडबैक देंगे आपको कैसे करना है ना। बाकी मैं भी जुड़ा रहूँगा, मेरे लायक कोई हेल्प होगा तो बताइएगा आप लोग, मैं भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ। हाँ, वो आएगा, आपका भी आएगा। वही तो मैं बोल रहा था, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है ना। हम भी ऐसे लिखते थे जैसे आप लिखती हो, सभी ऐसे करते थे शुरू शुरू में। धीरे धीरे मेरी भी मेंस की कॉपीज होंगी यूपीपीसीएस 1 पे, आप देख लीजिएगा, शिव मिश्रा नाम से होगी। तो अब उस फेज तक जाने के लिए धीरे धीरे करते करते हम भी सीखते हैं कि कैसे कैसे करना है। हेडिंग सब हेडिंग डालना है, कौन से डायग्राम, कौन से मैप डाल सकते हैं, कौन से डाटाज डाल सकते हैं। वो धीरे धीरे होती हैं चीज़ें। किसके लिए? हाँ, 2023 में मैंने जो दिया था उसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब मैंने ट्राई किया था। मतलब जैसे 20 क्वेश्चंस होते हैं तो 20 अलग अलग टाइप के फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब चीज़ें मैंने करी थी, बट वो फेल हो गया। कुछ फर्क। फिर इस बार मैंने 2025 में मैंने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। मैंने ओनली मैप बनाता था, और हेडिंग सब हेडिंग, और उसको जो भी मैंने बातें कही उसको डाटा के साथ बैकअप करता था। डाटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस हो गए, वो सब मैं लिख देता था। तो मेरी कॉपी देख लीजिएगा, भेज में मैं दे दूंगा इनको, अनुराग सर को। तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको फॉरवर्ड कर देंगे उसको। जी हाँ, एकदम आराम से पूछे थे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी, जैसे मैं, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, जैसे आप मान लो कि अभी 4 महीने बाद मेरी प्रीलिम्स है, तो 3 महीने मैं सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ता हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ता हूँ, मेंस नहीं पढ़ता। उस 3 महीने के बाद सारा मैं मेंस ही पढ़ता हूँ। तो आप मेंस और प्रीलिम्स को, जैसे मान लीजिए आप बता रही थी कैसे करें, मान लीजिए साइक्लोन का ही है, मैंने अभी बताया साइक्लोन। तो साइक्लोन में जैसे आप पढ़ रहे हैं तो साइक्लोन कहाँ कहाँ आते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, अभी साइक्लोन कौन कौन सा आया है, वो करंट में आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा। उसके कॉजेज क्या हैं, कैसे क्यों वो बनता है साइक्लोन, और उसके इफेक्ट क्या है, कहाँ पे ज़्यादा आता है, जियोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं साइक्लोन के लिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखिए अच्छे से। इंटरनेट का भी हेल्प लीजिए, चैट जीपीटी वगैरह का भी हेल्प लीजिए, या कोई जो ये लोग बुक दे रहे होंगे धे में, उसको भी आप रेफर कर सकती हैं। मेंस अगर आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो है वो आपका तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। और उसमें जो फैक्ट से बैकअप कर देंगे तो वही प्री हो गया, प्री और मेन दोनों एक साथ में हो गया। बस इतना ही है। जैसे हाँ, कोई भी आर्किटेक्चर, जैसे हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चर है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो मेंस में आ जाएगा आपका। बट वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के कौन कौन से टेम्पल है, मदुराई टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, वो सब जो आप पढ़ेंगे वो फ्री में हो जाएगा। बस इतना ही है। करंट अफेयर प्री का मंथली आप लोग करते रहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, वो आय दृष्टि आती है, तो वो रिवाइज कर पाना उतने कम टाइम, 20-25 दिन पहले देते हैं वो लोग, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो आप जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो आप करंट अफेयर का मैगजीन मंथली लेके पढ़ते रहिए। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण जो आएगा वो फेब के बाद आएगा, है ना। तो जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, है ना, ये सब चीज़ें बजट के बाद आएंगी। तो जैसे बजट आ जाता है, बजट के लेक्चर्स या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स यही लोग दे रहे होंगे बजट से, तो वो सब आप पढ़ लीजिए, और एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे। हाँ, योजनाएं योजनाएं भी आती हैं। योजनाएं देखिए, बहुत पुरानी पूछेगा तो मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, और 2014 के बाद से लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं वो तो आप, नहीं नहीं, एक दो पूछते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, मतलब आपको सारे थोड़ी करना है। 150 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, आप 120 करिए, 120 में 15 गलत कर दीजिए, बाकी हो जाएगा आराम से। 120 130 करिए। कोई बात नहीं, अच्छा है आपका। नहीं नहीं, आपका अच्छा है, अगर पहले अटेम्प्ट में आप इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 4-4 5 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। तो आपका ठीक है, अभी इतना पहुंच गया तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, 10-15 नंबर और बढ़ा दीजिए, हो जाएगा।
ओके। हम्म। हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत सारी, जैसे मैंने अभी 2024 का प्रीलिम्स दिया था, जब, तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं, जब कट वट लेकिन नहीं हुआ। इनफैक्ट 90-90 के आसपास ही रह गए, क्योंकि वो पैटर्न ही चेंज कर दिया था। कोई बात नहीं, सिलेक्शन देखिए, प्री तो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। अब चाहे आप 120 क्वेश्चन सही करें या 95 करें, आपको अंदर होना है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप प्री में कंफर्टेबल हैं, तो बहुत एनर्जी एफर्ट प्री में मत डालिए, आप मेंस पे फोकस कर जाइए। क्योंकि आप कितना भी स्कोर कर लेंगे, उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो आप, अगर आपको लगता है कि हाँ प्री मेरा इतना हो गया, इतने में मेरा हो जाएगा, तो आप मेंस पे फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर और कुछ स्ट्रेटजी या पढ़ने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आई विल टेल यू। ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई स्ट्रेटजी गलत हो रही हो, या करते टाइम आपका माइंडसेट कैसा है। जैसे मैं कुछ भी ना पढूं, अगर एक हफ्ते भी पढ़ लिया मैंने, तो मैं डरता हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा, पढ़ा नहीं है, दोस्तों से बोलता भी हूँ यार पता नहीं क्या होने वाला जीवन में। लेकिन जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसा, मतलब गेट के अंदर घुसा, तो मैं सोचता हूँ मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता यहाँ पे। झूठा कॉन्फिडेंस अंदर से लाते हैं कि नहीं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, मैं बहुत पढ़ा हूँ, मुझे बहुत पता है। तो वहाँ पे जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो इस अप्रोच से करता हूँ। तो यही कॉन्फिडेंस रखिए वहाँ पे, वहाँ मत डरिएगा। देखिए, जो एग्जामिनेशन हॉल होता है, जो आपके 2 घंटे 3 घंटे जो भी एग्जाम होता है, वो आपके डेस्टिनी डिसाइडिंग टाइम होता है। हाँ। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप मॉक दो। ये सब हम करते हैं, हम ही गए 3-3 गोला ऐसे गलत भर देते थे, सी की जगह डी कर दिया। तो इसीलिए तो हम देते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट यही देते हैं, क्योंकि भाई कहीं हमारा बबल फिलअप तो नहीं गलत हो रहा है, हम वहाँ तो गलती नहीं कर रहे हैं। कहीं हम नहीं अच्छे से अभी है नहीं है, तो उसको गोला उसको सर्किल करो, ये गलती हमने भी करी है। हम्म। ओके। नहीं नहीं, देखो, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, फेल्योर, फट नहीं, तो मैं समझ गया। आप वहाँ पे क्या है कि आपका जो माइंड है, वो स्टेबलाइज नहीं है, डिस्टेबलाइज्ड है, प्रेशर में है आप एंजाइटी में हैं, आप फियर में है। ये सब चीज़ें तो आपको धीरे धीरे करके एलिमिनेट करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़े दुश्मन है आपके। फियर, एंजाइटी, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, जैसे अहंकार हो जाता है लोगों को, मैंने इतना कर दिया, ऐसे माचो मैन बन के घूमते हैं। नहीं, कुछ भी ईगो मत रखिए, बिल्कुल एकदम प्यार से सिंपल रहिए, अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि देखिए, महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महान व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। तो डरना वरना बिल्कुल नहीं है, किस बात का डर, नहीं होगा अगली बार देंगे, है ना। अगर आप डर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो कैसे आप परफॉर्म करेंगे? आधी तो डिफीट वहीं पे हो जाएगी कि आप डरे हुए हैं। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपकी आधी विक्ट्री वहीं हो गई। बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब डर को आज ही सभी लोग डिलीट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे प्रॉपर। कोई डर नहीं, किस बात का डर है बताइए? क्या था जो खो जाएगा? हाँ। अरे फेल्योर कुछ होता ही नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। फेल्योर कुछ नहीं होता, और मुश्किलें, जो डिफिकल्ट टाइम, फेल्योर जो आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको और स्ट्रांग बनाएगा और स्ट्रेंथन करेगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो जो ठोकरें होती है ना, वो आपको और मजबूत करेंगी। फेल्योर्स विल मेक यू, इट विल नॉट ब्रेक यू। डोंट गेट ब्रोकन, टूटना नहीं है, और बाउंस बैक करो, और एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ आप आगे आओ। ठीक है। फेल्योर नाम का वर्ड कुछ नहीं होता है, ये प्रोसीजर है। जैसे हम जाएंगे रास्ते पे, तो सीढ़ियाँ होती है, जैसे मैं आया तो सीढ़ी पड़ी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी है, बस इतना ही है। इसके बाद सफलता है। नहीं भाई, नहीं पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। मैंने दी हिंदू नहीं पढ़ा, जो टॉपर्स बोलते हैं कि भाई दी हिंदू पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा था, और मुझे बेसिक चीज़ें पता है।
हाँ हाँ, वो उतना पता है तो एनसीईआरटी क्यों जाना, क्यों उतना टाइम वहाँ वेस्ट करना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी से या कोई यूट्यूब पे वीडियो से आप समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, देखिए वही चीज़ मैं बता रहा था, स्ट्रेटजी जो होती है सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी अलग अलग नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे मैंने बताया कि कोई बिगनर है जो कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, उसको कुछ भी नहीं आता, तो मैं कहूँगा भाई आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि साइक्लोन क्या होता है तो आप बताओगे सर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है और अंदर आई रहती है, आता है और पेड़ और उखाड़ देता है। इतना अगर आपको पता है तो मैं समझ गया कि हाँ आपको बेसिक चीज़ें हैं, साइक्लोन पता है क्या होता है ना। तो अगर बेसिक चीज़ें पता है तो क्यों पता है, क्यों एनसीईआरटी पढ़ना, वाई यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, क्यों वेस्ट करना टाइम, जो वो चीज़ पता है आपको ऑलरेडी। जो चीज़ नहीं पढ़ता है वो पढ़िए। तो मैं बता रहा हूँ कि वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। मैं जो बताऊँ कि ये फार्मूला है सब पे अप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी नीड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको बुरा क्या लगता है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें जब आप बताएंगे तभी मैं प्रॉपरली एसेस करके उसकी रेमेडी बता पाऊँगा। ठीक है। बाकी पर्सनली अगर कोई इशू होगा तो बताइएगा, जैसे आप बता रहे थे प्री का, वो कुछ नहीं है, आप हो जाएगा आराम से, पर डरना नहीं है। वो था ना इमरान खान, कौन था प्राइम मिनिस्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अपने पे विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटिए, सब अच्छे अच्छे अधिकारी बनेंगे यहाँ पे। हाँ मैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है हमारा दिल्ली में है, सेना भवन। नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल वाला जो होता है वो वाला। तो मैं वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो वो सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती, एक पार्टी हुई है उसी पार्टी में शपथ दिलवा दिया कि तुम भी करोगे मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप अब तैयारी करोगे क्योंकि आपने कसम खा ली, दोस्ती की कसम, तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने वो लक्ष्मीकांत वांत वो सब खरीदवा दिया और मैं वो सजा के लाया, और 1 साल तक वो सजा का ऐसे रखा रहा ऐसे पड़ी रही, उसको मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं। फिर मैं गांव में गया अपने, तो गांव में गया तो एक कुछ मतलब लैंड डिस्प्यूट था मेरा। उस लैंड डिस्प्यूट में एक एसडीएम साहब थे, बहुत अच्छे थे। उनसे मिला और उनका जो मैंने देखा, बहुत ही ईमानदार एसडीएम थे, उन्होंने भाई बहुत मदद की मेरी। मतलब बहुत फ़ोन पे पूछते थे क्या और क्या इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, वो सब चीज़ें उन्होंने सॉर्ट आउट किया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में एक बार जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, अच्छा है सिविल सर्विसेज। आप और देखो, आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो आदमी जो रिस्पेक्ट के भाव से आपको देखता है वो आप कहीं पा नहीं सकते। और वो, अगर मान लीजिए आपने किसी की मदद करी, आपने मदद करी और वो आपको एक इज्जत के भाव से देख रहा है, थैंक यू बोल रहा है, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी वो आप वो फील करोगे उस टाइम पे, वो कहीं और मिलता नहीं, मार्केट में नहीं मिलता वो तो ये चीज़ वहाँ पे अच्छा लगा। तो फिर ऐसा टाइम मुझे कुछ मिला नहीं बहुत ज़्यादा। मैं जब यहाँ पोस्टिंग हुई मेरी नेवल एनसीसी लखनऊ में, तब मैंने प्रिपरेशन शुरू करा 2023 के लिए, और मैंने दिया तो फिर। हाँ 3 यूपी, वही वही वाला, ओके ओके ओके। पहले वहाँ पे था, अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया एलडी पे। ओके ओके। और बताइए और कुछ, और किसी का कोई सवाल, और कुछ हो तो पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया है, जो टेस्ट सीरीज है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज, मेंस का भी प्री का भी। जो आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करिए कि जो पढ़ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं मेंस के एंड प्री के, अगर नहीं हो रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे बड़े दोस्त आप खुद ही हैं आपके, तो खुद से आप एनालाइज करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नहीं हो पा रहा है तो फिर आप टीचर से मिलिए, टीचर से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे रहे हैं ना, फीस आप लोग, मिलिए, खूब परेशान करिए टीचर्स को, पूछिए कि ये नहीं आ रहा सर, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। आप पूछिए, वो हेल्प करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। अपने आप को मैक्सिमम आइसोलेट करके रखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है कि मैं
वो कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा हूँ। गांव में, समाज में, रिश्तेदारों में किसी को कुछ मत बताइए, ठीक है? बहुत हाईलाइट नहीं होना है, लाइमलाइट में नहीं आना है आपको कि आप पहला रैंक आ गया तो एकदम से भौकाल टाइट है आपका। कुछ नहीं, जानबूझ के 4-5 सवाल गलत कर दो। मैं ऐसे करता था। जानबूझ के जो जाता है ये छोड़ दो, या तो गलत कर दो, नीचे आ जाओ, ऊपर नहीं आने का ज़्यादा। ऊपर वहीं पे आओ मेंस जब फाइनल रिजल्ट आता है तब, ठीक है? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है, लक फैक्टर भी काम करता है। बहुत अच्छे भी होंगे तो हो सकता है आपको उतना अच्छा मार्क्स ना मिले, बहुत सारे उसमें इस चीज़ें बीच होती हैं। इधर आ जाइए चैप्टर और पे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मूल मंत्र है। पढ़िए, रिवाइज करिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर भी 3-4 बार मेंस दे चुके हैं, इनका भी काफ़ी अनुभव है। हिंदी में अच्छी पकड़ है, एसए में अच्छी पकड़ है, तो इनको भी आप परेशान कर सकते हैं। बाकी मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मेरे लायक कोई भी हेल्प होगी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लग्जरी में नहीं जीना है, ठीक है? मैं लोअर टी-शर्ट में, इनसे पूछिए, लोअर टी-शर्ट चप्पल में पूरी ज़िंदगी काटी है लाइब्रेरी में, ठीक है? मेरे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, लेकिन हम वही चीज़ है कि इस टाइम पे एक ही चीज़ प्रायोरिटाइज़ करिए, अपना हेल्थ अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी सब चीज़ें मत करिए। मैं तो एक्सरसाइज़ करता नहीं था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी करिए, और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है? बहुत ज़्यादा, एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनो। रत्नरथी में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पे कभी न सोता है, रहता हुआ कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आपत अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, कंकरिया जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में पलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर, अभी आप लोगों के लिए, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो आपसे बड़ी नहीं है। डिस्टिंड प्रॉब्लम्स आर नॉट ग्रेटर देन ह्यूमन कैपेसिटी। नियत जनित समस्याएं मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। मानव, वही है ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपके हार्ड वर्क, आपके एफर्ट के सामने सब शून्य है, नगण्य है। आप किसी को अपने एफर्ट से बड़ा मत मानिए। आप सोचिए कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है, वो इस प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, परेशान मत होइए, खुश रहिए, टेंशन में मत रहिए, और लगातार पढ़ते रहिए। और सर बहुत अच्छे हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और मेरी ज़रूरत अगर पड़ी इस संस्था के लिए तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। और मुझे एज ए फ्रेंड, मतलब कोई ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ सबके साथ, वहाँ लाइब्रेरी में चिल रहता था सबके साथ। तो आप कोई डरना नहीं, कुछ परेशान नहीं होना, बेझिझक आप पूछ सकते हो इनके थ्रू, सर के थ्रू आप मुझे कभी बुला सकते हो, जब मैं लखनऊ में हूँ अवेलेबल, या कहीं भी, ठीक है? ऑल द बेस्ट किसी को कुछ फ्यूचर पूछना है? ऑफिसर्स। कुछ पूछ लिया ठीक से? ठीक है, सबने लगभग पूछ ही ली अपनी अपनी क्वेरी, बाकी कुछ होगा तो आप एक क्वेश्चन जो है आप लोग, मैं पूछना चाहूँगा आपकी तरफ से, ये बच्चे स्ट्रेस में बहुत रहते हैं और सर को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, है ना? और जो स्ट्रेस में रहते हैं ये उनके पास आते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है? और उनका स्ट्रेस भी ये दूर कर देते हैं कुछ चीज़ें बोल के कान में। तो आप लोग भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए? बच्चे बहुत थोड़ा सा लोड ले लेते हैं ज़्यादा। देखिए, मैंने क्या किया था, जैसे मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कोई पूछने वाला नहीं, हम्म, भैया क्या हुआ, प्री में हुआ, मेंस में हुआ, कब तक सिलेक्शन होगा, कब तक पढ़ोगे, हम्म, ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी किसी से, हम्म, किसी से नहीं बताया था, पहला चीज़। और मेरे ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है, बने रहो लुल, ज़िंदगी रहेगी चुल। ठीक है, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना है, क्योंकि पहले दूसरी बार रैंक 1 आ गया आपका टेस्ट में, हम्म, तो फिर दूसरी तीसरी बार बोलेंगे भैया आप इस बार तो बड़ा गड़बड़ हो गया हम्म, आप। तो आप नीचे ही रहिए, जानबूझ से कुछ गलत कर दो, बोला गलत भर दो, ठीक है? ताकि आप नीचे रहो, लाइन। ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना है, हम्म, हाईलाइट हो ही मत। कुछ मतलब मान लो मेंस का कॉपी कर रहे हो, जल्दी जल्दी करके आ जाओ, आधे घंटे में करके आ जाओ, 3 घंटे में, कोई गलत नंबर लेके आ जाओ। हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहना है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और समाज वालों से, जो आपके सोसाइटी वाले बुआ फूफा मौसी, उन सबसे नहीं बताने की तैयारी कर रहे हो। बोलो बस बीए कर रही हूँ, एमए कर रही हूँ, कुछ ऐसे बता दो। बताओ ही नहीं, क्यों बताना? अरे भाई, जब आपका रिजल्ट आएगा सभी जान ही जाएंगे, हम्म, तो क्यों हाईलाइट होना?
मम्मी पापा को बोलो किसी को बताएं नहीं, हम्म, ठीक है। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मस्त रहिए, चिल रहिए। जैसे सर बता रहे स्ट्रेस नहीं लेता, तो फिर आप भी थोड़ा बहुत अपने आप को, जैसे म्यूजिक सुन लिया, कुछ कविताएं विताएं सुन ली, जैसे मैं पढ़ता रहता था रामधारी की दिनकर की, और कोई नॉवेल पढ़ लिया, मूवी वूवी देख के आ गए, दोस्तों के साथ बात कर लिया। तो ये सब अपने ग्रुप बनाइए। वो ग्रुप 3 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 ज़्यादा होगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 लोग रखिए और इक्वली सिचुएटेड मतलब जैसे 19 है आप तो 20 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 19 से 29 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत आपसे होशियार है तो उसके साथ दोस्ती मत, वो बौद्धिक आतंकवादी की तरह काम करेगा आपके जीवन में। वो डराएगा कि मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने तो वो कर लिया। तो बौद्धिक आतंकवादियों से भी दूर रहना है। अपने लेवल के दोस्त बनाइए और उनसे डिस्कस करिए। जैसे कुछ पढ़ रहे हैं डिस्कस करिए, जैसे हम लोग करते थे वहाँ पे लाइब्रेरी में। डेली। हमारा एक ग्रुप था 3-4 लोगों का, तो हम फ्री में डिस्कस करते थे, पढ़ते थे डिस्कस करते थे, भाई ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो सब एक पूछता था, बाकी सब आंसर करते थे। तो इससे भी थोड़ा सा चीज़ें सीखते हैं हम। ग्रुप डिस्कशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक आपके ब्रेन में रिटेन रहेंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी यार स्ट्रेस क्यों लेना? जैसे अच्छा हाँ, स्ट्रेस की एक अच्छी बात भी ये भी है कि स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग। जैसे मैं स्ट्रेस लेता नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं था। 2 घंटे 4 घंटे जब स्ट्रेस, जैसे मैंने देखा बहुत सारे स्ट्रेस लेने वाले बच्चे होते हैं, खूब पढ़ते हैं और अच्छा करते भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड, मतलब हाँ मेरे को करना है, मेरे को टॉप करना है, मेरे को सेलेक्ट होना है, दैट इज गुड। बट अरे बाप रे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो ये छूट गया, वो नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या होगा, ये दिस इज डिस्ट्रेस, ये निगेटिव स्ट्रेस है। इससे आपको दूर रहना है। बाकी थोड़ा बहुत तो यार स्ट्रेस आता ही है, पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है तो ठीक है, इट इज शोइंग दैट यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं, ये है इसका मतलब। तो स्ट्रेस तो बुरा नहीं है, बट वो आपको एडवर्सली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, इट शुड वर्क एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, जैसे बच्चे ना यहाँ पर मॉर्निंग की क्लास लेते हैं तो जी उसमें लगभग 2.5 घंटा क्लास होती है, जी। और सुबह आधा घंटा आने में और जाने में, इस तरह से लगभग 5 घंटे इन लोगों का। हम्म, तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे? अभी मेंस के लिए जैसे कुछ बच्चे हैं जो 26 के लिए हम्म। टारगेट कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या करें? हमारा जो परेड आंसर। ग्राउंड होता था वहाँ हम्म, पे एक वाक्य लिखा था। परेड ग्राउंड का जो शेड होता था हम्म, उस पे, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना पसीना आप अभी यहाँ पे बहाएंगे, जितना जद्दोजहद, जितनी अभी जैसे आप 2 घंटे 3 घंटे में थक जा रहे हैं बैठने के हम्म, लिए, तो वहाँ पे आपको 8 घंटे डेली बैठना पड़ेगा लगातार 4 दिन, हम्म, जब मेंस होगा हम्म, आपका। 8 घंटे आपको इसी ऐसे टाइप का चेयर होगा, वहाँ पे आपको बैठना है, लिखना है। 3-3 घंटे 6 घंटे तो आपको लिखना ही है। बाकी थोड़ा पहले बैठना पड़ता पहले है, थोड़ा देर देर में प्रिपरेशन। जाता है, तो कुल मिला के 8 8 आवर्स की सीटिंग हो जाती है वहाँ पे। तो उस सिचुएशन के लिए आप अभी से प्रिपेयर करिए। जो आपके क्लासेस चल रहे हैं उसको करके आप मैनेज करिए। जैसे मैं जब यहाँ हम्म, पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम्म, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बीएससी करता था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हम्म, तो मैंने ऑफिसर्स एकेडमी एनडीए हम्म, के लिए ज्वाइन कर रखी हम्म, थी, वो हजरतगंज में था। हम्म, साइकिल चला के कृष्णा नगर से हजरतगंज जाता था हम्म, सुबह 7 बजे, हम्म, और 7 से 10 वहाँ क्लास, फिर 10 से 2 बजे तक यूनिवर्सिटी में, फिर 2 बजे से आता था। फिर यहाँ पे एक कोचिंग चलती थी बीएससी के लिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं, हम्म, प्रोफेसर आते नहीं थे यूनिवर्सिटी में। तो फिर उसकी करता था। कुल मिला के सुबह 6 बजे से लेकर के हम्म, रात 10 बजे तक ऑन द टोज हमेशा रहता था मैं। मतलब टाइम नहीं है आपको बिल्कुल भी। हम्म। तो ऐसे ही करिए। आप अगर एक महान लक्ष्य को चेज कर रहे हैं, तो आपके अंदर उतना डेडिकेशन, उतना परसिवरेंस होना चाहिए। और परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एक फेमस कोट है, इन द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द रॉक एंड द स्ट्रीम ऑलवेज विंस, नॉट थ्रू स्ट्रेंथ बट थ्रू परसिवरेंस। जब भिड़ंत होती है लहरों में, मतलब जो नदी होती है, नदी और जब चट्टान में भिड़ंत होती है, तो नदी के अंदर निरंतरता होती है ना, कंटिन्यूटी होती है। और उसी कंटिन्यूटी से नदी उस पहाड़ को काट देता है। पढ़ा होगा ना, बी शेप वैली, आई शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन, ये क्या है? यही तो है, परसिवरेंस है ये रिवर का। रिवर की दृढ़ता है कि उसने धीरे 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 करके पहाड़ को काट दिया, चट्टान को काट दिया, जबकि चट्टान बहुत मजबूत है, ठीक है। तो परसिवर पेशेंस रखिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये सब बहुत आवश्यक है ना। एक और प्रॉब्लम है रिवीजन की। बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं ठीक से। रिवीजन देखिए, इसका। अगर आपने कोई चीज़, जैसे कोई कंटेंट ले लिया आपने, मान लीजिए जियोग्राफी है या हिस्ट्री है, हिस्ट्री मान लीजिए,
और हिस्ट्री आपने पढ़ा और 2 महीने छोड़ दिया, तो फिर वो जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत फैक्ट आपको भूल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि महीने में एक बार पूरी बुक तो रिवाइज हो ही जाए, ठीक है। मल्टीपल टाइम पे रिवाइज करना, मल्टीपल रिवीजन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, यही एक मूल मंत्र है। बाकी कोई मूल मंत्र नहीं, सबको भूलता है, सभी भूलते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम कोई आइंस्टीन नहीं है। हो सकता है हमारा आईक्यू लेवल आपसे भी कम हो, ठीक है। तो इसका यही है कि तो ये हाँ, तो गैप, हो काफी जाता होगा, गैप हो जाता है ना, गैप हो जाता होगा, वही सेकंड है। रीडिंग में ज्यादा गैप हो जाता है इस गैप हो वजह से। जाता होगा। आप तो गैप मत रखिए। उसमें यही है कि 5:2, मतलब 5 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे रिवीजन करना है। 7 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, और उसी को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अगर कम है तो 2.5 घंटे कर लीजिए, जैसे भी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी है। 7:2, मतलब 7 आवर्स आप पढ़ाई करिए, 2 आवर्स रिवीजन करिए। सेम यही डेज के लिए भी फॉलो होता है। मतलब 5 डेज आप पढ़िए और 2 डेज रिवीजन करिए, या 4 डेज पढ़िए, 2 डेज रिवीजन करिए, संडे को ब्रेक लीजिए। एक ब्रेक वीक में ज़रूरी है। एक दिन आप वीक में ऐसा रखिए जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब एग्जाम आ जाता है, दैट इज सेपरेट थिंग, 1-2 महीने बचे हैं तब तो खैर आप पढ़िए। लेकिन अभी के लिए एक दिन आप ब्रेक जरूर लीजिए। मतलब मेंटल एंड फिजिकल फटीग इज डिजास्ट्रस। आप एक बार थक गए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो फिर उस लाइन में आने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखिए, चिल रखिए, कंफर्टेबल रखिए। फोटो ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? सेशन अच्छा लगा आप लोगों को, फ्रूटफुल लगा? तो आपको जो यहाँ के 1-2 ग्रुप्स हैं मेंटरशिप वाले, तो उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। बिल्कुल तो बीच बीच में जैसे बच्चों को कुछ भी गाइड हाँ हाँ, मैं लखनऊ जैसे ट्रेनिंग भी होगी तो यही लखनऊ में और हरदोई में होगी, तो भी मैं आता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये अवेलेबल अच्छा। रहेंगे। और राम जी मिले, थैंक यू। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाकी कोई सेवा होगी तो बताइएगा। हाँ। और आप लोग, आई एम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, आई एम नॉट सम ऑफिसर और एनीथिंग, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंस्टीट्यूशन, and I am very close to him, and I am very thankful to him also. I have been part of his library, and he guided me at a very beginning. जब मतलब मैं पहला मेंस दिया था, मैंने पहले अटेम्प्ट में पहला मेंस 2023 का, तो he guided me for the Hindi. So I am very cordial and very attached with this person. और इस इंस्टीट्यूशन से भी मेरा काफ़ी लगाव रहा है। तो आप सबके लिए मैं पूरी शिद्दत से जो भी मेरे लायक हो पाएगा वो मैं करूँगा। ठीक आप है, लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। डू द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग एंड शाइनिंग, ठीक है। एकदम मस्त रहो, चिल रहो। चलो, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चले, प्रणाम करोगे? कौन है पीछे?